राजू जी, हम आपसे जो पहला सवाल हम पूछना चाहते हैं वो सीधे तौर से जुड़ा हुआ है आपसे और आपके करियर से। 3 दशक तक आपने कॉमेडी और फिल्मों में अपने आप को झोंक दिया। आपकी पहली कैसेट भी हमने सुनी थी, कबड्डी कबड्डी, और उसके बाद से आज का जो समय देखते हैं जहां पर आप बिल्कुल स्थापित हो चुके हैं और आपके सामने आपके मुकाबले का कोई अभी कॉमेडियन नहीं है। उसके बाद आप राजनीति में आने का क्यों सोच लिया आपने? हाँ, मुझे लगा कि मुझे एक जो कुछ मिलना चाहिए था मुझे वो प्राप्त हो गया। एक साधारण सा व्यक्ति, मैं जब कानपुर से निकला बंबई के लिए और उसके बाद आज पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, हर घर में लोग मुझे अपना परिवार का सदस्य की तरह ट्रीट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे दिया है। तो अब ये वक्त है कि अब मैं कुछ समाज को लौटाऊं जो कुछ इतना उनके आशीर्वाद से मिला है। तो मुझे लगा उनके बीच जाके काम करूं और उनके साथ संघर्ष करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि कानपुर का बहुत बड़ा कर्ज है मेरे ऊपर, लोगों का एहसान है जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। कानपुर की बातें कर करके मैंने अपने आप को स्थापित किया। राजू जी, हमारा सवाल आपसे यह है कि आप जब 25 साल 30 साल आपने फिल्म इंडस्ट्री को दिए और आप वहां पर बिल्कुल सेट हैं, आपके मुकाबले का मैं बार बार कह रहा हूं कि आज के समय कॉमेडियन ढूंढना बड़ा मुश्किल है जो स्टेज पे इतना अच्छा एक्ट कर सकता हो। जब आप अपने आप को स्थापित देखते हैं, आपकी आय मान लिया बिल्कुल सही है, और अब आप राजनीति में दोबारा संघर्ष की स्थिति में क्यों आना चाहते हैं? सवाल ये है। फिलहाल पहला, कानपुर से जुड़ेंगे, कानपुर की बात भी करेंगे, लेकिन पहला सवाल यह कि आप दोबारा संघर्ष की स्थिति में क्यों आना चाहते हैं जब आप बिल्कुल सेटल हैं? तो मुझे लगता है कि आदमी को बहुत इतना सेल्फिश और स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि मुझे तो सब प्राप्त हो गया है, अब मुझे दूसरों की चिंता नहीं या मुझे संघर्ष नहीं करना है। और संघर्ष के बाद जब मिलता है तो उसका एक अलग आनंद आता है। ठीक है, तो अच्छा, मैं अभी तक जो टेलीविजन पे मैं आता हूँ या किसी स्क्रीन पे दिखाई पड़ता हूँ तो लोग या तो आधे घंटे खुश होते हैं मेरी बातें सुन के या मेरी कॉमेडी देख के, या 1 घंटे, तो उसके बाद फिर वो अपनी परेशानियों में गुम हो जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना उनके लिए कुछ कॉन्क्रीट किया जाए, कुछ परमानेंट किया जाए। एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा, आपने समाजवादी पार्टी को क्यों चुना? मुझे लगता है ये पार्टी सबसे ज्यादा जमीनी है। समाजवादी पार्टी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे नेताजी शिक्षक रहे हैं और किसान रहे हैं और किसान पुत्र हैं ये अखिलेश यादव जी। और तो मुझे लगता है कि ये युवा हैं और मॉडर्न भी हैं और पिताजी का इनका परिवेश जो है वो गांव का भी है। तो ये मिला जुला जो कॉम्बिनेशन देख रहा हूं मैं, इसी परिवार में देख रहा हूं। क्योंकि अखिलेश जी, माफ कीजिएगा राजू जी, मैं आपसे एक बात पूछ रहा था। आपने अखिलेश जी का भी बात की, आपने मुलायम सिंह जी की बात की, उन्होंने आपने ये भी कहा कि जमीन से जुड़े लोग हैं और आपने इसी वजह से समाजवादी पार्टी ज्वाइन भी की। आपको लगभग 2 साल हो चले समाजवादी पार्टी के साथ? नहीं, अगर मैं गलत नहीं तो नहीं, टिकट मेरा घोषित हुए तो अभी 4.5 महीने हुए हैं, लेकिन सबके संपर्क में था। ये सब मेरे प्रशंसक रहे हैं हमेशा, चाहे माननीय नेताजी हों और अखिलेश यादव जी जो अब मुख्यमंत्री हैं। आपके प्रशंसक भी रहे हैं और आपकी कॉमेडी के बहुत बड़े कैरेक्टर भी रहे हैं। हाँ, वो तो मैं जब कॉमेडी के मंच पे होता हूँ तो फिर मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ, चाहे मेरे वो पिताजी हों मेरे सामने, या लालू प्रसाद हों या मुलायम सिंह जी हों, कोई भी हो। एक बार और पूछना चाहेंगे आपसे, कॉमेडी करना आसान लगता है आपको या राजनीति करना? नहीं, राजनीति में तो अभी भी मैंने प्रवेश किया, लेकिन हाँ, कॉमेडी अब मेरे लिए बहुत ही सहज जैसा हो गया है। अब इतने साल दे दिए। तो ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कॉमेडी आसान है, चलो भाई हो गया, 25 साल में जो कमाना था कमा लिया, 25 साल से ज्यादा भी हो सकते हैं, अब राजनीति की तरफ जाया जाए, जो गुडविल है उसे एनकैश किया जाए। गुडविल जो आपकी बनी हुई है, पार्टी की बनी हुई है, पार्टी सत्ता में है, चलो दोनों बहती गंगा में हाथ धोते हैं, ऐसा है? नहीं, मुझे टिकट तो कांग्रेस ने भी ऑफर किया था 2009 में और बीजेपी ने भी ऑफर किया था, लेकिन तब मैं इतना तैयार नहीं था। मुझे लग रहा था कि जो मैं काम कर रहा हूँ वही करते रहना चाहिए, हंसाते रहना चाहिए। तब मेरे पिताजी हयात थे, जिंदा थे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अभी जो काम कर रहे हो कॉमेडी का यही करो, तुम अभी कॉमेडियन हो तो तुम सबके हो, जिस दिन तुम पॉलिटिक्स में आ जाओगे तो कुछ तुम्हारे विरोधी भी पैदा हो जाएंगे। तो
और वो एक वो बात सब बहुत जी, जल्दी भी हो रहा था मेरे कैरियर में। अगर 2009 में मैं अगर एक्सेप्ट कर लेता जी, जी। टिकट किसी भी पार्टी से, तो मुझे लगता बहुत जल्दी हो रहा ठीक था है। मेरे कैरियर में, और तब मैं आता तो आधे दिल से आता। अब मैं आया हूं तो ओके। पूरी तैयारी से आया हूं, पूरे मन से आया हूं, और ये सोच के आया हूं कि मैं अपने करियर में पूरी तरह संतुष्ट हूं, मुतमईन हूं। तो अब मैं जब पूरा वक्त दे सकता हूं समाज को, अपने कनप्रिय लोगों को, तो मैं पूरे दिल से कूदा हूं। राजू जी, जिन लोगों का मजाक आप स्टेज पर उड़ाते रहे हो, बुरा मत मानिएगा, शब्दों पे मत जाइएगा, जिन लोगों का उपहास आप करते हैं, लोगों का मनोरंजन आपके शब्दों से होता रहा है, आप बहुत अच्छा मुलायम सिंह जी की नकल उतार लेते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। और उसके बाद उनके साथ काम करना और उनके साथ मिलकर लोगों को वो सब देना जिसकी वजह से आप इनकी नेताओं की खिंचाई करते रहे हो, ठीक है। और दूसरी तरफ हम ये बात भी करेंगे कि आप राजनीतिक हो जाएंगे तो ये जो कॉमेडी का मंच है इसमें राजनीति का फ्लेवर निकल जाएगा, तो ये सब जोखिम है। पहला जोखिम जो हमने बात की, पहला जोखिम तो वही है कि इनके साथ काम कैसे करेंगे। अब माहौल बदल गया है। अब हास्य को और कॉमेडी को लोग इसके महत्व को बहुत समझने लगे हैं। अब बहुत सारे वो नेता हमसे नाराज हो जाते हैं कभी, जिनकी हम मिमिक्री नहीं कर पाते, या जिनका मजाक हम नहीं उड़ा पाते, तो कई बार वो मुंह टेढ़ा कर लेते हैं हमसे मिलके। कोई ऐसा बता पाएंगे नेता? नहीं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कहीं ना कहीं हमारे पास संदेश भेजते हैं कि हमारा भी थोड़ा मजाक उड़ाइए अपने चैनल में, हाँ हमारे बारे में मजाक कीजिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उनकी टीआरपी बढ़ती है और उनकी चर्चा क्षेत्रीय से होके निकल के हम उनका राष्ट्रीय लेवल पे हम ले आते हैं। लालू प्रसाद जी को प्रसिद्ध करने में, लालू प्रसाद जी को फेमस करने में शेखर सुमन का और मेरा बहुत हाथ है। हमने उनकी इतनी खिंचाई की, इतना मजाक उड़ाया कि वो राष्ट्रीय नेता बन गए। ऐसे तो मुख्यमंत्री एक बात हो, जैसे जी, हमने आपसे दूसरा जो हिस्सा पूछा था उसी सवाल का कि उन्हीं लोगों के खिलाफ राजनीति करना, कोई राजनीति खिलाफत भी है, राजनीति समर्थन है तो राजनीति खिलाफत भी है, उन्हीं लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ आपने काम करना होगा, उनके जो आइडियाज हैं उसके अगेंस्ट आपको भी स्टेटमेंट देनी होगी। वो कितना आसान है आपके लिए? नहीं, ये सब करेंगे तो काम का एक हिस्सा है। देखिए, कॉमेडी मैं करता रहूंगा। मैं मिमिक्री करने की शुरुआत, मैंने आपको जान के हैरानी होगी, मैं बहुत छोटा था तो मैं इंदिरा गांधी की आवाज निकालता था कि इंदिरा गांधी जी कैसे भाषण देती थी, तो वो मैं अपने स्कूल में सुनाया करता था। उसके बाद जब और बड़ा हुआ तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत नकल करता था। फिर आजकल आडवाणी जी की भी नकल करता हूँ, और इधर राहुल गांधी की भी नकल करता हूँ, मुलायम सिंह जी की भी नकल करता हूँ, अभी शिवपाल यादव जी की मिमिक्री शुरू कर दी है। और शिवपाल यादव जी की मिमिक्री करने से और नेताजी मुलायम सिंह यादव की मिमिक्री करने से, इसी वजह से मैं समाजवादी पार्टी में लोकप्रिय हुआ हूं और इसी वजह से मैं उस परिवार के करीब आया हूं। तो ये मिमिक्री का सिलसिला चलता रहा। राजू जी, आपने मिमिक्री की बात की, आपने फिल्मों में भी काम किया और फिल्मों में उन बड़े लोगों के साथ काम किया जो आज राजनीति में भी हैं और उनका आज शायद अलग अलग विचारधाराओं में बटी हुई है फिल्म इंडस्ट्री भी। लेकिन एक बात आपकी पार्टी की तरफ से हम जरूर करना चाहेंगे कि जिन दिनों अमर सिंह जी का यहाँ पर अच्छा खासा बोलबाला था, अमर सिंह जी के जाते ही आपकी पार्टी के बड़े नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था कि अमर सिंह जी थे जिनकी वजह से ये पार्टी फिल्मी हो गई थी। लेकिन राजू श्रीवास्तव वापस पार्टी में है, फिल्मी है, इस वक्त क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, सबसे ज्यादा फिल्मी लोग कांग्रेस में रहे। अमिताभ बच्चन कांग्रेस में, सुनील दत्त कांग्रेस, आपकी पार्टी के साथ भी रहे अमिताभ बच्चन, और लास्ट में जो उनका दिखावा दिया है वो कांग्रेस से उन्होंने चुनाव लड़ा पहला, अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से जी। कि सुनील दत्त साहब कांग्रेस में रहे, राज बब्बर अभी कांग्रेस में है, बीजेपी में शत्रुघ्न सिन्हा है, विनोद खन्ना है, धर्मेंद्र है, स्मृति ईरानी है। तो मुझे लगता है सबसे कम फिल्मी लोग अभी समाजवादी पार्टी में हैं। तो क्योंकि वो सफाई हुई ना वहां पर पिछले दिनों, जैसे ही अमर सिंह जी गए कई फिल्म स्टार भी चले गए। तो अब जब आपकी पार्टी ने यही कह के ही अमर सिंह जी को जाने दिया कि इनके आने से पार्टी फिल्मी हो गई थी और अब आप आए हैं, तो क्या फिल्मों की फिल्मी क्लेवर की कमी थी क्या? फैन फॉलोइंग या समर्थक जुटाना मुश्किल हो रहा था इस वजह से? कहीं ना कहीं आपको एक नया रंग देने के लिए सबसे ज्यादा इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस में है, सबसे ज्यादा कलाकार अभी उधर ही है। और ये तो क्या आपकी पार्टी महसूस करती है कि फिल्मी रंग होना चाहिए? आपकी पार्टी महसूस करती है कि फिल्मी रंग होना चाहिए? ये नहीं कि ये रंग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर कोई खिलाड़ी अच्छा काम करना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है, स्पोर्ट्समैन है तो वो आए, कोई गायक अगर समाज सेवा करना चाहता है तो वो आए, कोई पहलवान है
नेताजी भी सुना, पहले पहलवान थे। तो ये कोई तय नहीं करता है कि ये लोग आना चाहिए और ये लोग नहीं आना चाहिए। जिनको काम करना है और जिनके अंदर काम करने का जज्बा है, जो वक्त दे सकते हैं, कुर्बानी दे सकते हैं, तो वो किसी भी पार्टी में आए, इस तरह स्वागत है। हालांकि जब हमारी पार्टी फिल्मी थी, अगर आपके हिसाब से कह लें, जयाप्रदा भी थी, बिल्कुल मेरे शब्दों में पार्टी फिल्मी थी। उस वक्त तब भी हम लोग पावर में थे, समाजवादी पार्टी पहले तब भी राज कर चुकी है जी। और सर इस दौरान मैं आपसे एक बात राजू जी और सीधे स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहूंगा, आपको नहीं लगता कि किसी और पेशे से राजनीति में आना आसान है, कॉमेडियन या फिल्मी का राजनीति में आने से चर्चा ज्यादा हो जाती है? तो ये तो फायदा भी है और ये नुकसान भी है। और इसी चीज का फायदा शायद समाजवादी पार्टी, कोई क्रिकेट खिलाड़ी है या हॉकी प्लेयर है या गायक है या हीरो हीरोइन है या कॉमेडियन है, तो ये बहुत आसान हो जाता है। एक तो टिकट मिलना आसान हो जाता है और भीड़ जुटाना आसान हो जाता है, भीड़ अपने आप आ जाती है। इसका मतलब, लेकिन उस भीड़ को वोट में कन्वर्ट करने के लिए संगठन होना चाहिए आपके पीछे। राजू जी आपने जो बातें की हैं उसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि पहले आप किसी और फील्ड में महारत हासिल कीजिए, वहां प्रसिद्ध हो जाइए, पैसे कमाइए ना कमाइए एक दूसरी बात है, राजनीति आपको पका पकाया लेने को तैयार है। नहीं, यहाँ तो देखिए बहुत सारे लोग कलाकारों को देखने के लिए आते हैं, है ना, सारे के सारे वोट में कन्वर्ट हो जाएं, ऐसा नहीं है। हमें इस बात यहाँ पर भी आप कह रहे हैं कि कलाकारों को देखने आते हैं, फिर मैं वही कहना चाह रहा हूं कि एक फिल्म स्टार का राजनीति में आना आसान है, मतलब आप कह रहे हैं कि आप किसी भी धंधे में अपना नाम कमाइए और फिर आ जाइए राजनीति में, बहुत आसान है आपके लिए। सीधे राजनीति में आएंगे, संघर्ष करेंगे, जब बाल पक जाएंगे तब कोई बड़ा नेता मिलने को मिलेगा, टिकट मिलेगी। इस वक्त आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं? नहीं, किसी फील्ड में अगर आपने अच्छे काम किए हैं, किसी भी क्षेत्र में आपको आपने स्थापित किया है, फैन फॉलोइंग आपके पीछे है, आपने चाहे समाज सेवा की हो, मैं कहता हूँ उत्तराखंड जाके अगर कोई वहां जाके हीरो बन गया और उसने सबकी मदद की, है ना, सबका चहेता बन गया, तो उसको टिकट मिलना बड़ा आसान हो जाता है। तो इसमें कोई बुरा यहाँ पर राजू जी आपसे सीधा एक सवाल एक और निकलता है आपके ही शब्दों से। आपने कहा कि जो बंदा जिसके पास फैन फॉलोइंग है, भीड़ जुटा सकता है, वो राजनीति कर सकता है, फिर आप बाबा रामदेव को राजनीति करने से आपकी पार्टी पे चिढ़ क्यों है? नहीं, बाबा रामदेव के पास लाखों की भीड़ है, करोड़ों की भीड़ है। अगर आज रामदेव बाबा जी को मैं राजनीति में आने से बिल्कुल रोकना नहीं चाहता हूँ। मैं कहता हूँ, चाहे बाबा जी हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे शायर हो, चाहे खेतीहर हो, चाहे दूध वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, जिसके अंदर है कि मुझे देश की सेवा करनी है और मैं अपना वक्त अब समाज को दे सकता हूँ और पूरे सच्चे मन से इसमें उतर रहा है, वो उतर रहा है। वो चाहे नाचने वाला हो, चाहे गाने वाला हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे झाड़ू लगाने वाला हो, वो तो बात हुई। राजू जी आपने कहा कि जोकर भी आ जाए, कव्वाली गाने वाला भी आ जाए, उसके अंदर एक जज्बा हो, तो कहीं ना कहीं मतलब अब मैं आपने जो अभी तक अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर रहा हूँ आज से और लोगों के लिए संघर्ष करूंगा। राजू जी उसके लिए चाहे हमारा जो आपने रिक्शा वाला जाए जो आपने लिस्ट गिनवाई है उसमें सारे ही ऐसे लोग हैं जिनका राजनीति में आने पर मजाक उड़। आपने डॉक्टर्स इंजीनियर्स का नाम नहीं लिया कि डॉक्टर्स आए, इंजीनियर आए। हालांकि कोई विवाद नहीं है इस बात पर, यह बात मान ली जाए कि राजू श्रीवास्तव जी ने कहा कि सबके लिए खुला है, डॉक्टर इंजीनियर तो आते ही रहे हैं, वकील आते रहे, राजनीति एडवोकेट और ये लोग तो आते ही हैं, पॉलिटिक्स में आते ही रहे। एक सीधा सवाल आपसे यहाँ पर यह भी पूछना चाहिए, आपने कहा कि अगर उनके पास समय है तो वो आए और अपने इलाके की सेवा करें। आज राजू श्रीवास्तव क्या फ्री है कानपुर के लिए? बिल्कुल, मैंने अपने आप को फ्री किया है कानपुर के लिए जी। मैंने उस तरह से कानपुर बॉम्बे में अब मैंने टीवी प्रोग्राम और विदेशों के प्रोग्राम अब स्वीकार करना बंद किया है कि चुनाव को देखते हुए कि यहाँ के लिए अब काम किया जाए, यहाँ को समय दिया जाए और इनके साथ संघर्ष किया जाए और अब कार से निकला जाए, सड़क पे घूमा जाए और आवाज उठाई, साइकिल पे भी घूमा जाए, बिल्कुल जी, बिल्कुल आपका चुनाव निशान है। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको तो कानपुर का इलाका, हालांकि आप बता रहे हैं आपका जो है गृह क्षेत्र हो, लेकिन दूसरी तरफ आपका मुकाबला बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट से है, और आपको क्या लगता है आपके बारे में? मैं ये सोच के नहीं आया हूँ कि सामने मेरा मुकाबला किससे है। मैं ये तो इसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। मैं ये सोच के आया हूँ कि मुझे अपना काम करना है और लोगों की सेवा करनी है और अब मेरा मुकाबला किस हाथी से है, किस घोड़े से है, मेरा उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। और जहां तक
बड़े बड़े नाम की बात है। मैं तो छोटी उम्र में कानपुर वालों के आशीर्वाद से पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में नाम कमाया है। और तो लोगों का इतना सारा प्यार प्राप्त है कि किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री हो वो मुझे डायरेक्ट नाम से जानता है, और वो प्रधानमंत्री से मेरी डायरेक्ट या तो भोज होता है, या तो डिनर होता है, या तो लंच होता है। तो वो सब मेरे को ये कोई बड़ा बड़ा लगता नहीं। मुझे बड़ा बड़ा वही लगता है जो बहुत ही सिंपल हो, जमीनी हो, और थोड़ा फ्रेंडली हो, हंसमुख हो, है ना, वो मुझे बड़ा लगता है। ये लाल लाल गाड़ियां, लाल बत्ती वाली गाड़ियां, गार्ड्स वार्ड्स, और ये क्या बंदूक लिए यहाँ पर राजू जी आपने ना ये जो अभी तक आपने सिस्टम बताया है कि जिस वजह से आप राजनीति को जो अच्छा आपने राजनीति का गुणगान किया, लेकिन एक बात बड़ी और बिल्कुल सिंपल है जो आज सभी लोग एग्री भी करेंगे, दर्शक भी हमारे एग्री करेंगे, भ्रष्टाचार के मामले बहुत हैं। और राजू श्रीवास्तव जो इतना सॉफ्ट, इतना सौम्य, मतलब अपना अब तक का उनका काम रहा है, लोगों का मनोरंजन काम कर रहा है, और जिसके अगेंस्ट वो चुनाव लड़ने वाले हैं उनके ऊपर तो अब तक का सबसे बड़ा मामला बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं राजू श्रीवास्तव और जो उनके कंपटीटर हैं एक बहुत बड़ा गैप नहीं है? हाँ, देखिए अभी इन दिनों कांग्रेस घोटालों में फंसी हुई है, ये सबको पता है। चाहे मैं तो इतनी लंबी लिस्ट के नाम भी नहीं ले सकता। कलमाड़ी से शुरू करो, ए राजा से फिर शुरू करते हैं, फिर भी आपकी पार्टी उनका समर्थन करती है। फिर भी आपकी पार्टी उनका समर्थन करती है। आपने वाड्रा का नाम लिया, कलमाड़ी का नाम लिया, 10 नाम हम भी बता देंगे। घोटाला हो सब हो। हाँ, और आपका तो उनसे सीधा मुकाबला है कोयला घोटाला वालों से। लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक टाइम पे ऊपर वाला भेजता है, और वो राजू जी आपको कैसा लगता है? राजू जी आपको कैसा लगता है? आप लोकसभा के लिए ट्राई कर रहे हैं, लोकसभा में आपकी पार्टी, आप अपने शब्दों में कह रहे हैं कि कांग्रेस को आप बड़ा घोटालेबाज पार्टी मानते हैं, और फिर भी आपकी पार्टी उनका समर्थन करती है। आपको कैसा लगेगा? मान लीजिए आने वाले समय में स्थिति यही बनी रही, आप लोकसभा चुनाव जीत गए, फिर से आपकी पार्टी बाहर से समर्थन देगी। बीच में वार्निंग हमारे राष्ट्रीय नेता जी माननीय मुलायम सिंह जी ने हमेशा कांग्रेस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बता दीजिए फर्क क्यों पड़ा हो? कांग्रेस को चेतावनी दी है कि भाई ये सर एफडीआई पे आपने कहा नहीं लागू होने देंगे, एफडीआई लागू हो गई। आपकी पार्टी ने हर वो बात की, पेट्रोल डीजल तक के दाम तो वापस नहीं हुए। आपकी पार्टी समर्थन दे क्यों रही है? प्रमोशन में रिजर्वेशन का विरोध किया गया। सर वो तो और भी पार्टियां दंगा कर रही थी ना, इस वजह से। आपकी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने संसद के अंदर अपने दम पर कौन सा मुद्दा बिल्कुल टर्न कर दिया हो, बताइए? अपने दम पर समाजवादी पार्टी ने कौन सा मुद्दा संसद में बिल्कुल पलट दिया हो? जब वहां पर कॉन्फिडेंस मोशन की बात आई, आप वॉकआउट कर गए। कहीं ना कहीं आप सरकार को चला भी रहे हो, लेकिन लोगों के बीच कहते हो हमें ये सरकार पसंद नहीं है, ये भ्रष्टाचारी। आप भी कह रहे हो कि कोयला घोटाला है और 10 नाम है, लेकिन ऐसे में आप सरकार का समर्थन क्यों कर रहे हो? कि मैंने ये पार्टी क्यों चुनी है? कांग्रेस इन दिनों घोटाले में फंसी हुई है। भाजपा को मैंने देखा है कि जब उनको जरूरत होती है राम मंदिर को मुद्दा बना लेते हैं, जब उनको लगता है कि अब राम उतना, इस तरह के 10 इल्जाम तो समाजवादी पार्टी पर भी आ जाएंगे। हालांकि मैं किसी पार्टी दल की पैरवी नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन मैं आपकी जो जड़ है उस पर ही जाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने अभी तक जो बताया उस पर ही बात कर रहे हैं। 10 मुद्दे आपने बताया, राम मंदिर का भाजपा लेके आती है सिर्फ चुनाव के समय। अब इस वक्त कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के मामले हैं, वो एक्सेप्टेड है, लेकिन समाजवादी पार्टी पर भी ऐसे ही मामले हैं जो हर बार चुनावों के आसपास उठते हैं। तो ऐसे में राजू श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की सरकार है, तो पहले 1 साल में जितने भी क्राइम हुए हैं, तो पिछली सरकार के पहले 1 साल के गुनाह के हिसाब से समाजवादी पार्टी का पहला 1 साल बहुत बेहतर रहा है। क्राइम रेट सर कुछ और, अगर आप मुझसे अगर गैर सरकारी आंकड़ों की बात करें, तो एक बड़ा आंकड़ा आपको एक ही सेंटेंस में दे देते हैं कि पुलिस को सख्त निर्देश है कि भाई मामला ही दर्ज मत करो, अपने आप आंकड़े कम हो जाएंगे। नहीं, यहाँ तो मैं अपने कानपुर में देख रहा हूँ, रोज मामले दर्ज हो रहे हैं। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, ना एसएसपी साहब के ऊपर दबाव है, ना आईजी के ऊपर दबाव। कानपुर आपका, चलिए आपके एरिया की बात करते हैं, कानपुर की। आपने पिछले 5 महीने में, 4 महीने में समाजवादी पार्टी की सदस्यता स्वीकार करी, आपको टिकट मिल गई, सब कुछ सही है, भली भांति लोग जान गए इस बात को। 4 महीने में यानी 125-150 दिनों में राजू श्रीवास्तव ने कानपुर के लिए क्या किया? नहीं, देखिए मेरे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। पहले तो मुझे यही स्थापित कुछ तो सुनिए, आपकी पार्टी की सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार, वो भी 2 साल चल रहे हैं। मैं उम्मीदवार हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास इस तरह के अभी मेरे हाथ में अभी कोई पावर ऐसा तो नहीं है राजू जी कि अगर आप राजू जी अगर आप अपने
मान लिया आप पावर भी नहीं है, लेकिन आप जब कहते हैं कि आपकी बहुत नजदीकियां हैं, आप इन लोगों को, इनके जो पार्टी के मुखिया हैं, इनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आज अगर राजू श्रीवास्तव किसी अस्पताल में जाते हैं और उसकी पूरी अव्यवस्था हो, क्या मुलायम सिंह जी को फोन करके उसे 24 घंटे में दुरुस्त करवा सकते हैं? नहीं बिल्कुल, तो आपको जानकारी नहीं। मैंने अपने स्तर पे, जबकि मैं अभी यही मैं जानना चाहता हूं, आपने अपने क्षेत्र में क्या किया? कुछ भी नहीं हूँ और अभी सिर्फ प्रत्याशी हूँ। इसके बावजूद मैंने एक अपना कार्यालय खोला हुआ है किदवई नगर में, ऑफिस खोला हुआ, और जहां जो भी इस तरह का कोई मामला मेरे सामने आ रहा है, मैं उसके विभाग से संपर्क कर रहा हूं, उनकी शिकायत भी ऊपर कर रहा हूं, और कई इस तरह के मामले ठीक हुए। कुछ व्यापारियों की समस्याएं थी, उनके साथ कुछ पुलिस ज्यादती थी, वो सॉल्व किया गया है। फिर ये कि इनका चेक का मामला था, एक हमारे सरदार जी शहीद हुए थे, इंद्रजीत राजू, तो उनको 5 लाख दिलवाने की बात जो थी मुख्यमंत्री जी से, मैंने वहां जाके मुख्यमंत्री जी के पास जाके निवेदन किया और अपने हाथ से चेक लाके और उनके परिवार को सौंपा। और इसके अलावा जो तो ये काम आपने इसके अलावा राजू जी, आपका कानपुर में कभी, जब हम बात करते थे पुराने समय में, और ये भी जानते हैं कि कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया रहा है राजू जी, आज इंडस्ट्री जो है, आपको पता है जिस तरह की क्राइसिस इंडस्ट्री के अंदर है, राजू श्रीवास्तव जब इस इलाके से जीतते हैं तो क्या इनके पास खासकर इस इलाके के लिए कोई इंडस्ट्री प्लान है? देखिए, कानपुर में अक्सर आता रहा, मैं कानपुर से परमानेंट कभी दूर नहीं रहा। मैं कानपुर से बाहर जाता था और आ जाता था, तो यहाँ बिजली की समस्या में भी फेस करता था। बत्ती, लोग हमसे बोलते थे कानपुर में बत्ती बहुत जाती है, तो मैं मजाक में कहता था बत्ती बहुत जाती नहीं, कानपुर में बत्ती बहुत आती है। सब शहरों में बत्ती एक बार आती है, कानपुर में दिन में 10-12 बार बत्ती आती है। तो पिछली बार जो मैंने देखा है, बिजली की समस्या देखी, फेस किया, बर्दाश्त किया, तो मैंने शिवपाल जी के सामने ये बात उठाई कि इस पर कुछ गौर करिए, लोग बहुत परेशान हैं। इन दिनों आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि बिजली की समस्या पूरी समाप्त भले ना हुई हो, लेकिन बिजली की समस्या कम हुई है। और अगर इसका श्रेय जो है दूसरी पार्टी के लोग ले जाएं तो? नहीं, हमारी सरकार है और ये प्रॉब्लम तो लेके लोग हमारे पास ही आए थे। जी, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे राजू जी, आप लोकसभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं, पहले भी वीआईपी लोग लोकसभा में, राज्यसभा में जाते रहे हैं। जिस तरह का आपने बताया कि आप अभी कॉमेडी को छोड़ेंगे नहीं, तो क्या कॉमेडी का कैरियर फिलहाल कम कर दिया जाएगा? राज्यसभा या लोकसभा को देखते हुए आप कॉमेडी को थोड़ा कम करेंगे? कम और ज्यादा ये तो वक्त बताएगा कॉमेडी, लेकिन मैं दोनों चीजें करता रहूंगा, वक्त दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करूंगा, हंसाता भी रहूंगा और इस तरह के कॉमेडी शो भी करेंगे। हंसाने के लिए ही, हंसाने की आप कोशिश करते हैं, लोग सभी जानते हैं। टीवी 24 के लिए कुछ हंसाने का? जी, टीवी 24 के दर्शकों के लिए कुछ हंसाने वाला? अच्छा, जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो बाद में हंसे। पूरी सही बात है। एक बात और, दुनिया में चलता है आम का पना जी, हर जगह पिया जाता है आम का पना, सिर्फ हमारा कानपुर ऐसा है जहां चलता है हरामी पना। अच्छा, सही है। आपने कानपुर को आड़े हाथों ले लिया। मेरा एक ही नारा है, खाओ पियो मौज लो, खाओ पियो मौज लो, कम पड़े तो और लो। अच्छा, ठीक है। और अपने नेता की आवाज में कुछ? हाँ, नेताजी की आवाज में मैं अगले इंटरव्यू बता दूंगा, अभी कहीं चल रहा हूँ। धन्यवाद। नहीं, एक छोटा सा आखिर में आपसे सवाल पूछना चाहूंगा राजू जी, आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में आपका प्रवेश हो चुका है, सभी लोग जानते हैं, और आने वाले समय में हो सकता है आमने सामने आपके नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोग भिड़ जाएंगे, तो उस वक्त के बारे में कुछ अभी आपकी इमेजिनेशन है? हाँ, एक तरफ अगर नवजोत सिंह सिद्धू होंगे, एक तरफ लालू प्रसाद होंगे, तो एक तरफ कनपुरिया भी होगा, और मैं वादा करता हूँ कनपुरिया कम नहीं पड़ेगा। तो उस वक्त का कोई माहौल आप जहन में आता हो और कुछ जल्दी से दर्शकों के लिए सुना पाए? गांधी जी के 3 बंदर सबको मालूम है कि गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी एक सुनता नहीं है यहाँ पर, एक बोलता नहीं है, एक देखता नहीं है, यहाँ पर उल्टे हैं तीनों बंदर। गांधी जी 3 बंदर थे। तो एक दिन गांधी जी मेरे सपने में आए और मैं सो रहा था, मुझसे बोले कि मेरे तीनों बंदरों का क्या हाल है। हमने कहा जो अंधा वाला था, अच्छा, वो तो कानून बन गया है, और जो बहरा वाला था
वो केंद्र की सरकार बन गई है। और Okay. जो एक गूंगा था वो आजकल प्रधानमंत्री है। अरे बाबा, सही है राजू जी, आपके विचारों में आज भी वो तेजी और तल्खी है और उम्मीद करते हैं कि जनता को आपकी जो तेजी और तल्खी है वो आपके राजनीति में भी दिखाई देगी। आपके लिए और आपके करियर के लिए टीवी 24 की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद।